राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को और किस नाम से जानते हो? देखो ये प्रश्न बहुत प्यारा है और मेरे दिल के काफी करीब है। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से करूंगा, लिखिएगा बड़े शानदार तरीके से, और बड़ा गजब का क्वेश्चन है और अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था। इसको तुम पशु परिचय समझ के हल्के में मत लेना। राजस्थान के अंदर दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को, इसको हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। ये तो चलो पशु परिसर का पेपर हुआ, लेकिन हाड़ौती पठार को खोल के रख देवे, वो है सबसे टॉप वाला लेवल। हम यहां बात कर रहे हैं हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार को सबसे पहले आप लोग अच्छे से देख लेना, आपका कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूं पहले तो, ठीक है। हाड़ौती पठार को आप मैप में भी देखिएगा बेटा। हाड़ौती पठार विशेष रूप से हम यहां पर बात करेंगे, ये मेनली तो ये वाला क्षेत्र है वही है ही, उसके अलावा भी आप देखते जाइए साथ साथ में, ठीक है। हाड़ौती पठार को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, दो मुख्य भाग हैं, ठीक है। दो मुख्य भाग हैं और 3 गौण भाग हैं, ठीक है। हाड़ौती पठार के दो मुख्य भाग हैं और हाड़ौती पठार के 3 गौण भाग हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 गौण भाग हैं जो मेनली हाड़ौती पठार को बांटा गया है, वो 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हो गए हाड़ौती पठार के, इनको देख लीजिएगा। हाड़ौती पठार के 2 भागों में दक्कन लावा पठार है और विंध्यन कगार है। दक्कन लावा पठार और दूसरा है विंध्यन कगार। सर इनका विस्तार कहां कहां है, तो विंध्यन कगार की भी हम बात करेंगे और दक्कन लावा पठार की भी बात करेंगे। मैप सामने है, देखते जाना, मैप सामने देखते जाना। दक्कन लावा पठार की बात करें, प्रताप झालावाड़, झालावाड़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बिजोलिया जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है, और इसके साथ साथ एक आपका भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये देखो, हम प्रतापगढ़ झालावाड़ की बात करें, अगर हम देखें तो ये प्रताप, हालांकि ये भी इसी का ही पार्ट है। ये प्रतापगढ़, ये झालावाड़, ये बिजोलिया वाला इसका क्षेत्र हो गया, और एक भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला, ये जो क्षेत्र है ना, ये दक्कन लावा पठार के अंदर आ जाएगा। ये एक के अंदर ये आ गया। थोड़ा समझो इसको, कभी नहीं पढ़ा होगा तो आज पूरा अच्छे से क्लियर करवा देता हूं। दूसरा है वो आपका यहां पर विंध्यन कगार की बात हो रही है। ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है ना, ये विंध्यन कगार भूमि की बात करें तो हाड़ौती पूरा आएगा इसके अंदर, ऊपर वाला पूरा का पूरा इसके अंदर। कोटा, झालावाड़ वाला पूरा पार्ट है इसमें, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा ये विंध्यन कगार के अंदर है और ये इसके अंतर्गत हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आपके जो है आपका डांग क्षेत्र भी है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला, सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर वाला ये डांग क्षेत्र भी है। और इसके अलावा इसको अलग कलर से कर देता हूं, ये वाला क्षेत्र भी है और ये वाला क्षेत्र भी है, और ये बी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 भाग हो गए इसके, अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ जी, सवाई माधोपुर, करौली, ये भी इसके अंदर साथ लिख लीजिएगा। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर हो गया, इसके साथ साथ आपका करौली हो गया, और एक आपका धौलपुर हो गया ना। हाँ जी गुरुजी, तो ये ऊपर वाला पूरा है आपका विंध्यन कगार में आएगा, दक्कन लावा पठार नीचे वाला है। ये 2 मेन पार्ट है, हाड़ौती के पठार के 2 मुख्य भाग है। बलुआ पत्थर यानी कि पत्थर खनिज जो आपके यहां से विंध्यन कगार का प्रमुख जो है बलुआ पत्थर यहां से निकाला जाता है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर इसके लिए विख्यात है, ये पत्थर खनिज निकाला जाता है, ठीक है। तो कहां की बात करें, विंध्यन कगार की। 3 गौण भाग है आपके हाड़ौती पठार के, इसके जो हम बात कर रहे हैं 3 गौण भाग में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी है, शाहाबाद उच्च भूमि जो बारा के अंदर है। तो इसके अंदर देखो
अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, सेमी क्रिसेंट शेप्ड, बोर्ड गड़बड़ कर रही है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। दूसरा है सेमी क्रिसेंट शेप, ये हो गया। दूसरा इसमें है शाहबाद की उच्च भूमि, शाहबाद की उच्च भूमि जो कि 12 सेक्टर की शाहबाद उच्च भूमि। और तीसरा प्रश्न अभी पूछा गया था पेपर के अंदर, डग गंगधार की जो उच्च क्षेत्र है ये किसका पार्ट है? डग गंगधर उच्च भूमि जो चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर है, डग गंगधर उच्च भूमि, डग गंगधर उच्च भूमि। ये 3 गौण पार्ट है, 2 मेन पार्ट है। हाड़ौती के पठार को पूरा समझा दिया, अब और क्या लोगे, इतना पढ़ लो बहुत है, ठीक है। और इसके अंदर डग गंगधर की हम बात करें तो कोटा 12 और झालावाड़ के अंदर है ना, ये कोटा 12 और झालावाड़ के अंदर औसतन 500 मीटर ऊंचा है, 500 मीटर इसकी जो औसत ऊंचाई है, ये याद रखना। और डग गंगधार की हम बात करें तो ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, इसके अंदर आपका कोटा 12 और झालावाड़ वाला इलाका, कोटा 12 और झालावाड़। तो विशेष रूप से हम बात करें चंबल का क्षेत्र, ठीक है, चंबल नदी का क्षेत्र। तो ये लो जी आपके पूरा क्लियर हो गया मामला। तो एक तो आपका हो गया हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार के 2 भाग कौन से? 2 मुख्य भाग है जिसमें दक्कन लावा पठार है, देखो तो सही इसको है, इसे एक तो दक्कन लावा पठार के नाम से जाना गया और जिसका विस्तार आपके नीचे वाला भाग है वो। और विंध्यन कगार की बात करें तो भाई साहब इसका जो है वो हाड़ौती का क्षेत्र है और ऊपर वाला जो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तक पूर्वी राजस्थान जहां चंबल बहती है। फिर इसके 3 गौण भागों की बात की थी। 3 गौण भागों में एक अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां हैं, शाहबाद की उच्च भूमि है और डग गंगधर उच्च भूमि। इसका प्रश्न अभी पूछा गया था महीने भर पहले पेपर के अंदर। अब बनास नदी जहां से निकलती है वह स्थान क्या कहलाता है? बनास नदी जो है, बनास नदी का जो उद्गम स्थान है वो भैरव का मठ है या भैरव का मठ इसको कहते हैं। ये कहां पर स्थित हो जाता है? आपका उद्गम खमनौर पहाड़ी, भैरव का मठ राजसमंद के अंदर, खमनौर राजसमंद, ये आपके बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। वशिष्ठी या वर्णासा भी इसका नाम है, वशिष्ठी या वर्णासा। अब ये इसके क्या हो गए? उपनाम है। अनेक नदियों के उपनाम याद रखना, एग्जाम में वहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान नदी जो है पूर्णतः राजस्थान में बहती है और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली और सबसे लंबी नदी, पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी यही हो जाती है। 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 512 किलोमीटर। बनास नदी की बात करें, अगली हम फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो रबी की फसल है उसका आपको चयन करना है कि सर्दियों में जो बोई जाती है, जौ, बाजरा, मक्का और चावल में से सर्दियों में कौन सी बोई जाती है? जौ है, जो आप मान सकते हो गेहूं की तरह, वो भी उसी के साथ बोई जाती है। ये भी हमने पढ़ लिया। और इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो गंगानगर के अंदर होता है, सर्वाधिक उत्पादन आपका कहां कर? गंगानगर के अंदर जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन, ठीक है। बाजरे की बात करें तो बाजरे की किस्म भी लगे हाथ थोड़ा सा देख लेते हैं। RCB 2 है, RCB 2 है। इसके साथ साथ देखो RHB 30, RCB 911, RCB 911 और एक आपकी RHB 30, RHB 30, ये सब बाजरे की किस्म है। तो सीधा सा आप बाजरे की एक किस्म पीछे रहेगी थी, राज 171, राज 171। चावल आ गया 24, कर दो एक बार शेयर कर दो सभी दोस्तों को। हाँ, बाजरा उत्पादन में पहला स्थान है अपना। कौन सा सेक्टर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे ज्यादा
वर्षा है, दिए गए ऑप्शन के अंदर आपका राजसमंद हो गया। ये सबसे ज्यादा वर्षा है वो कौन सा स्थान प्राप्त करता है? दक्षिणी राजस्थान में स्थित होने की वजह से। राजस्थान में गांधी सागर बांध है वो आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले चरण के अंदर। वो मंदसौर, एमपी के मंदसौर में बना हुआ है ना, मंदसौर एमपी। उसके बाद देखिएगा पश्चिमी राजस्थान के अंदर गर्मियों के टाइम में जो लू चलती है, आगे देखिएगा राजस्थान में जवाई बांध कहां पर स्थित है? पाली का पूछा है सीधा सा, लेकिन इसके बारे में और थोड़ा सा गहराई से देखो तो मजा आएगा। पाली के अंदर जवाई बांध की बात करें तो मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन से बांध को कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर, ये इसी आपके जवाई बांध का ही नाम है। राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और उमेश सिंह के काल में 1946 में इसका टाइम बनना स्टार्ट हुआ था। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध ये हो जाता है। इसके अलावा 1946 के अंदर काम होना यहां पर स्टार्ट हुआ था, जोधपुर महाराजा उमेद सिंह के समय। जोधपुर के महाराजा कौन थे? उमेद सिंह। तो आई बात समझ में? तो पाली बांध है जो है आपका जवाई बांध, यहां से क्लियर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? पढ़ चुके हैं जनसंख्या का। राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपका धौलपुर का न्यूनतम था। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके धौलपुर के अंदर है। रामसागर है वो आपका धौलपुर के अंदर है। और आपके लगभग, हाँ जी, पढ़ चुके हैं इनके अंदर ऑलरेडी। आगे देखो, पलाश के पेड़, एक बार जब पैटर्न आ जाता है एग्जाम का उसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है। अपने अच्छी बात है ना, पेड़ के संबंध में एक कथन आपको गलत बताना है, ध्यान से सुन लेना। ऐसा ही ट्रेंड रहेगा, ऐसा ही पैटर्न रहेगा कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां धरातल कठोर होते हैं, कठिन पथरीले होते हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जब बात केवल की पूछ ले ना, तब मामला गड़बड़ है, इसका मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वो कथन गलत है। तो ये यहां पर याद हो गया। अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। अब इसके लिए तो आपको मैप बनाना पड़ेगा, ऐसे तो मामला सेट होगा नहीं। यहां हम बात कर रहे हैं कि भाई आपका अलवर है, अजमेर है, सिरोही है, उदयपुर है और पाली वाले क्षेत्र के अंदर, और चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर यह पाया जाता है। और ये वन कौन सी कैटेगरी में आता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क और जो आपके पर्णपाती वन है उसका टाइप है। अब तुम्हारे एग्जाम के अंदर ये दे देंगे कि ये कौन से प्रकार का वन है, बताइए इसका आंसर। ये उपनाम है ढाक, पलास, खाकरा। इसको कहते हैं ढाक, इसको कहते हैं पलास, इसको कहते हैं खाकरा। ये ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पत्ते, तो हिंदी में हम कहावत भी पढ़ते हैं, सदा एक हाल में रहना, वो भी कहते हैं। तो ये मामला यहां पर क्लियर होता है पलास के वनों के संबंध में। इसकी जो लकड़ी है जो है वो कहां किया जाता है? देखो बेटा, एक डायलॉग आता है दिमाग के ऐसे ना, सारे छिद्र खुल गए दिमाग के है। चलो, उपयोग जी बात करें जो लकड़ी जलाने में और कोयला निर्माण में, लकड़ी जलाने में और कोयला निर्माण में, लॉजिक इंपोर्टेंस। आज के टाइम में सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते हैं। अब इसका क्षेत्र तो तुम लोगों ने देख लिया, लेकिन शुष्क पर्णपाती और भी बहुत सारी विशेषता है, वो प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंदर, ध्यान रखना तुम है। और काली नम मिट्टी में, जो काली नम मिट्टी में नदी घाटी क्षेत्र के अंदर, काली नम मिट्टी में नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। काली नम मिट्टी नदी घाटी क्षेत्र, काली नम मिट्टी में और नदी घाटी क्षेत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। नदी घाटी क्षेत्र जहां पानी होना चाहिए, नदी घाटी
क्षेत्र में। तो बढ़िया बात है ना, पलाश के वन कहाँ पाए जाते हैं बता दो, ये विशेषता। स्क्रीनशॉट लो भाई इसका, है ना, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लो यार, ये मुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा। अगला, यहाँ राजस्थान में कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र से संबंधित नहीं है। बंगाल की खाड़ी नदियों के बारे में हमने बात की थी कि बंगाल की खाड़ी में आपकी जो है लूणी है वो नहीं गिरती है, जो बाकी सारी नदियां इसके अंतर्गत। चंबल नदी घाटी परियोजना किन राज्यों का उद्गम है। चंबल नदी घाटी की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में, राजस्थान और एमपी के साथ में, राजस्थान और एमपी, चंबल नदी घाटी। 50-50% भागीदारी है। 193 193 तेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, तो ये 50-50%, 50-50%, 193 और ये भी आपका 193, 193 ये मेगावाट है दोनों के हिस्से में। ठीक है, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये इस तरह से ये मामला भी ठीक है। 1953-54 में शुरुआत होती है। 1953-54 के अंदर आपका चंबल नदी घाटी परियोजना स्टार्ट होती है। सबसे पहले इसके 3 चरण हैं, जिसमें कौन कौन से बांध बने हुए हैं। माई परियोजना है वो थोड़ी अलग है, वो आपके 45-55, राजस्थान 45-55 है वो गुजरात है, वो माही परियोजना है वो उसको अलग से देखा था। हाँ जी, राजस्थान के अंदर जो आपका, राजस्थान में जो बीसलपुर परियोजना निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की है। बीसलपुर परियोजना टोंक की है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है राजस्थान की। बनास नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी पर बनी हुई है? बनास नदी पर बनी हुई है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। इसको आर्थिक सहायता कहां से मिली? नाबार्ड से इसको आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। ठीक है, ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा इसका वित्त पोषण किया गया। चलो ठीक है, नाबार्ड द्वारा इसका वित्त पोषण किया गया। एक लिखो जो है वर्चुअल फिश एक्वेरियम, वर्चुअल फिश एक्वेरियम। ये वर्चुअल फिश एक्वेरियम आपके यहीं पर स्थापित किया गया है। करंट अफेयर्स में सुर्खियों में था, करंट अफेयर्स में यहां से पूछा गया है। नाबार्ड ने इसको फाइनेंशियल हेल्प दी है। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके साथ साथ देखेंगे। यहां पर जो आपका वन संरक्षण और वन जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान वन माना गया है। देखो बढ़िया प्रश्न है, सबसे मूल्यवान वन किसे माना गया? आरक्षित वनों को माना गया। अब यहां पर हम शुरुआत करते हैं आरक्षित से। सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षित वनों से। तो आरक्षित जो वन है, 3 प्रकार के वनों की कैटेगरी है आरक्षित वन, है ना। ये इनका जो वर्गीकरण किया गया है उसके अकॉर्डिंग आरक्षित वन कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 36.99, 36.99% क्षेत्रफल पर आरक्षित वन है। आरक्षित वनों के अंदर आपका सर्वाधिक आरक्षित वन, आरक्षित वनों का सबसे ज्यादा आरक्षित वन है वो उदयपुर के अंदर है। लिख लो इसको, उदयपुर के अंदर। हाँ जी, सर्वाधिक आरक्षित वन, सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर के अंदर। और भी बहुत सारे डाटा है इसके संबंध में। उदयपुर के अंदर और देखिएगा आरक्षित वनों के अंदर कैटेगरी के अंदर कौन कौन से? लकड़ी काटना, शिकार आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। लकड़ी काटना और शिकार आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध। लिखो इसमें पूरी तरह से प्रतिबंध। तो ये जो एक प्रकार का वन है, और पूछ लिया जाए कौन से जिले में सबसे ज्यादा है, तो आप उदयपुर करना। आरक्षित कैटेगरी जो है उसमें उदयपुर कर देना। आरक्षित के बाद में 2 और कैटेगरी है जिसको लिखिएगा संरक्षित है, जो सबसे ज्यादा एरिया पर है। संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड जो है उनकी बात करें, संरक्षित जो रिजर्व फॉरेस्ट है, रक्षित 56 पर, रक्षित वन
ये 56.51% टोटल वनों के अंदर 56.51 है, 56.51% है। 12 में सर्वाधिक है, 12 के अंदर आपके सर्वाधिक है। और इसकी विशेषता क्या है कि भाई इसको क्या चीज अलग करती है दूसरे प्रकार के वनों से, तो थोड़ा सा आगे बढ़ो। नेक्स्ट इसके अंदर देख लीजिएगा लकड़ी काटना और पशुचारण। आगे आ जाओ। इसकी विशेषता के अंदर पढ़ लो कि लकड़ी काटना और पशुचारण की सीमित छूट होती है, सीमित छूट। और सीमित छूट किसकी? लकड़ी काटना, पशुचारण, लकड़ी कट, तो ये और पशुचारण इनकी एक लिमिटेड छूट होती है। और ये जो है आपका आरक्षित है, इसमें तो पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। आरक्षित में तो पूरी तरह प्रतिबंध, वहां पर उदयपुर है, यहां पर 12 में सर्वाधिक है। एक और भाग पीछे बच गया, आरक्षित जो हो गया, रक्षित हो गया। उसके बाद अवर्गीकृत वन है जो 6.5% है। अवर्गीकृत, अवर्गीकृत है जो आपके 6.50% है। कौन से जिले में सर्वाधिक है? बीकानेर में है सबसे ज्यादा, और बीकानेर में सबसे ज्यादा है, और यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो लिख लीजिएगा ये बीकानेर में सर्वाधिक है और यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बस ये मामला तुम्हारे क्लियर हो गया पूरा, और नहीं हुआ तो मैं बैठा हूं ना, अभी और क्लियर करवा दूंगा। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। तो भाई याद करना, बीकानेर में अवर्गीकृत 6.50, 12 के अंदर सर्वाधिक रक्षित वन है, और ये सीमित छूट है। नॉन क्लासिफाइड हो गया, वो बीकानेर के अंदर हो गया। आरक्षित है ये आपका, देखो रिजर्व, आरक्षित मतलब इन्हें रिजर्व्ड के बोलेंगे, रिजर्व्ड, ये उदयपुर में सबसे ज्यादा है। और दूसरा वाला है ये रक्षा की गई है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ये अंग्रेजी में भी कभी आए तो ध्यान रखना, प्रोटेक्टेड। तो थोड़ा सा आज के टाइम में प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ध्यान रहा करो, अलर्ट रहा करो, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज का वन्य जीव अभ्यारण्य अपने राजस्थान का ही है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है 1955 में, राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व यहाँ स्थित। 1955 में ये आपका अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। हरे कबूतर, हरे कबूतर यहाँ पर बड़े फेमस है। और ताल वृक्ष, देखो दर्शनीय स्थान कई बार परीक्षा में पूछ ली जाते हैं। आपका जो ये ताल वृक्ष मंदिर है, जो आपका भृतहरि मंदिर है, पांडुपौल मंदिर अभी रीट में पूछा गया था कि पांडुपौल मंदिर कहां पर है। तो दर्शनीय स्थान थोड़े से आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। दर्शनीय स्थल की बात करें तो पांडुपौल मंदिर, पांडुपौल मंदिर यहां पर है। भृतहरि नगर खैर तल तिजारा है वो बन गया है, लेकिन भृतहरि मंदिर, भृतहरि मंदिर इसी सरिस्का अभ्यारण्य के परिसर में है। और भृतहरि मंदिर को कनफटे साधुओं का पवित्र स्थान कहा जाता है। कनफटे साधु यानी नाथपंथी होते हैं। कनफटे मतलब कान में छेद किया होता है। नीलकंठ महादेव मंदिर यहीं पर है, नीलकंठ महादेव मंदिर यहीं पर स्थित है। और इसके साथ यहां पर स्थित है आपका ताल वृक्ष मंदिर, ताल वृक्ष मंदिर। ये सारी बातें आपने किसके संबंध में की? ये आपके सरिस्का अभ्यारण्य के संबंध में कही। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती पठार के रूप में जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, हाड़ौती पठार को पूरा अच्छे से पढ़ लिया। महान, यहां से महान सीमांत भ्रंश गुजरता है, ये लाइन लिख लो। यहां से महान सीमा भ्रंश गुजरता है। महान सीमांश भ्रंश गुजरता है मतलब आपके, ये एक तरह से कह सकते हो कि इधर अरावली हो गई और इधर हम बात करें आगे विंध्याचल। इन दोनों का कह सकते हैं कि यहां पर मिलन स्थल कह सकते हैं। तो ये महान सीमांत भ्रंश उसी का ही एक
पार्ट, ठीक है, उसको डिवाइड करने वाली बात है। 56 का जो मैदान है वो राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर स्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है उसी का ही पार्ट है 56 का मैदान। हाँ जी, पूर्वी मैदानी प्रदेश, 56 का मैदान, सॉरी मैदान की बात हो रही है तो मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है 56 का मैदान। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश को थोड़ा सा अगर आप समझें, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पठार तो मैंने तुम्हें पूरा पढ़ा दिया, मैदान जो क्षेत्र है, हाँ जी, पूर्वी मैदान क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से इसको थोड़ा सा मैप में देखिएगा, पूर्वी मैदानी क्षेत्र को मैप में। चंबल बेसिन एक आपका हो गया, चंबल बेसिन एक आपका कौन सा हो गया? चंबल बेसिन है, जहां चंबल नदी बहती है वो इसका मैदान बना देती है। तो जो नदी जहां से चलेगी वहां पर क्या होगी? वो मैदानी क्षेत्र बनाएगी। बनास बेसिन है और बाणगंगा का बेसिन है, जहां बनास चलेगी तो आपका बनास बेसिन बना देगी वो, बनास बेसिन। और बाणगंगा जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, तो ये तो क्या है कि चंबल का हो गया, फिर आपका बनास का हो गया, फिर बाणगंगा का हो गया, है ना। ये अलग अलग मैदानी क्षेत्र हैं, बाणगंगा मैदान, ये बाणगंगा बेसिन जिसे हम कह सकते हैं, और 56 बेसिन या माही बेसिन। तो ये तो यहाँ पर चंबल वाला थोड़ा इससे इतना ही रखो, चंबल वाला अलग है, लास्ट वाला माही माही बेसिन, माही या 56 बेसिन, माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो उसका जो मैदान क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, ठीक है। पूर्वी मैदानी भाग के 4 है, माही का प्रवाह क्षेत्र है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है, ठीक है। तो यहां पर हम 56 मैदान की बात करें, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव का समूह है ना, 56 का ग्रुप है, और ये मैदान के 4 भाग है जिसको आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? रेगिस्तानी मिट्टी की बात करें, रेगिस्तानी मिट्टी के संबंध में कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो रेगिस्तानी मिट्टी आपके ये पवन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बात बिल्कुल सही है। ये मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। इसमें उर्वरता की कमी है, कहीं कामरी कोने काम को न काज को दुश्मन अनाज की, ये पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है। तो ये आपकी यहाँ पर कथन है वो सही नहीं है, ये सोखने की क्षमता इसकी बेचारी की नहीं होती है ना, कंज्यूम करने की कैपेसिटी नहीं होती है। काली मिट्टी में सोखने की क्षमता होती है, किसमें होती है? काली मिट्टी जो है उस काली मिट्टी में यहाँ पर सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो आपके कहां? ये आपके बीकानेर के जोहड़बीड़ में है। तो पूरे साल 5 जुलाई 1984 को, 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना की जाती है बीकानेर के अंदर। किस संस्था द्वारा की जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आपके राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र 5 जुलाई 1984 को बीकानेर के जोहड़बीड़ के अंदर स्थापित किया था, है ना। जोहड़बीड़ के अंदर इसकी स्थापना होती है, और राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र नाम इसको 20 सितंबर 1995 में दिया गया। तो नामकरण इसको लिखेगा, नाम इसका 1995 के अंदर, नामकरण 1995 में, हालांकि 11 साल पहले ये स्थापित हो गया था भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में, बाद में नाम इसका चेंज किया गया, ठीक है। निम्नलिखित नहरों में से किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? बाद में इसको इंदिरा गांधी आईजीएनपी के नाम से जाना गया था। तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर है। तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित, इसके बारे में कुछ जीके के कुछ फैक्ट है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित
नहर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। और इनके संबंध में हमने हाँ राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा, अनेक उपनाम है इसके, ठीक है, उपनाम भी देख लीजिएगा। राजस्थान की जीवन रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, तो हम इसे कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेज आए। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। और देखिएगा इसके संदर्भ में बढ़िया चीज, राजस्थान की मरुगंगा कहते, इसको कहेंगे राजस्थान की मरुगंगा भी कहेंगे। वाह भाई वाह, राजस्थान की मरुगंगा, मतलब तुम लोगों के साथ साथ तुम्हारे माता पिता भी मुझे जानते हैं, ये तो बात तो है। कई बार तुम लोग मुझे मैसेज वगैरह करते हो, सर मेरे मम्मी पापा भी आपको जानने लग गए हैं। क्या छोरो बच्चों किन क्लास देख रही हो, वह तो अच्छी बात है, माता पिता ध्यान रखते हैं आपका कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से कहाँ स्थित है? देखो राजस्थान की बात करें हैं या हम इंडिया की बात करें तो वो वही है जहां ग्लोब के अंदर इसको होना चाहिए। सर ये कहां पर है? ये है आपका उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध के अंदर। कहां पर है? नॉर्थ और ईस्ट वाला भाग हो गया, तो यहां पर अपना इंडिया पूरा यहीं पर है, तो नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध के अंदर है। सीधी सी बात है, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, देशांतर के हिसाब से पूर्व में और अक्षांश के हिसाब से उत्तर वाले गोलार्ध के अंदर। तो सीधी सी बात है अपना, इसे वायव्य कोण कहेंगे, है ना। भारत में, अच्छा वर्ल्ड में भी यहां पर याद रखना भारत की बात है ये तो, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि आपका भारत में कहां पर है। भारत में आपका उत्तर पूर्व में नहीं है, प्रश्न में है कि आपके राजस्थान में कहां पर स्थित है। राजस्थान है वो भारत में कहां पर है। देखो अब हम बात करें, सीधी सी बात है, उत्तर पश्चिम में वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, इसे वायव्य पोजीशन बोलेंगे। कौन सी पोजीशन बोलेंगे? वायव्य पोजीशन। वायव्य, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। देखो कहां क्या पूछा है, भारत में कहां पर है, सीधी सी सिंपल सी बात है, दिमाग ठंडा रखो। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध है? मेजा बांध है आपका कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा के अंदर यह बांध बनाया गया है, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। आगे बात करें नेक्स्ट मेजा बांध के संबंध में। हाँ जी, कोठारी है तो दिवेर राजसमंद से निकलती है, ध्यान रखना। कोठारी नदी के संबंध में लिखिएगा कि ये आपकी दिवेर राजसमंद से, दिवेर राजसमंद से कोठारी नदी है, और इसके पास ही बागोर की सभ्यता विकसित हुई, जहां पर जो स्थान स्थित है इसे महासतियों का टीला कहते हैं। महासतियों का टीला बागोर सभ्यता से संबंधित है, लेकिन जो महासतिया स्थान है जो मेवाड़ के महाराणाओं का समाधि स्थल है तो वो अलग है, वो मेवाड़ में उदयपुर में, लेकिन महासतिया टीला बागोर की सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, अगला याद रखो, राजस्थान में किस नदी पर बिशलपुर बांध है? तो आपके बनास नदी पर बिशलपुर बांध बनाया गया है। बनास पर बने हुए और भी बहुत सारे बांध हैं जिनकी हम बात करें तो बनास पर बने बांध लिखिएगा, बनास पर बने बांध। बनास पर बने हुए बांधों की हम बात करें तो एक एक करके नाम लिखिएगा। आपका बागेरी का नाका बांध जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है, बागेरी का नाका, और ये राजसमंद के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद में। बनास पर बना हुआ जो दूसरा बांध है उसकी बात करें, नंदसमंद बांध है, यह भी राजसमंद है, नंदसमंद बांध, नंदसमंद बांध यह भी आपके राजसमंद के अंदर है। और राजसमंद की जीवन रेखा कहलाता, ये क्या कहलाता है? राजसमंद की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा कहलाता है। फिर अगला लिखिएगा, तीसरा जो बांध है वो देखिएगा, वो इस पे और मातृकुंडिया बांध जो चित्तौड़ के अंदर बना हुआ है, लिख लो, काम आएगा। मातृकुंडिया, मेवाड़ का हरिद्वार जिसे कहते हैं,
और मातृकुंडिया बांध कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। और लिख लो बीसलपुर, तो आपने देखा ही देखा है, ठीक है, बीसलपुर साथ में अटका लो, एक सीक्वेंस में याद हो जाएगा। बीसलपुर है, मातृकुंडिया है, राजसमंद की जीवन रेखा है और बाघेरी कर्नाका है। ये सारे आ जाओ किसके है? बनास नदी। पिछोला झील की बात हो रही है तो ये तो आपकी उदयपुर के अंदर, लेकिन पिछोला झील के संबंध में कुछ फैक्ट लिख लीजिएगा। यहां पर पिछोला झील में जग मंदिर, जग निवास, नटनी का चबूतरा है ना, जग निवास, जग मंदिर, नटनी का चबूतरा, ये सब पिछोला झील के अंदर है। ठीक है, पिछोला झील या उसके आसपास कई सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो खारे पानी की झीलों के अंदर हम बात करें सांबर झील, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील के संबंध में एक प्रश्न यहाँ उदयपुर में पिछू बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। वेरी गुड। यहां हम बात करें तो वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। चौहान वंश का आदि पुरुष वासुदेव चौहान द्वारा इस झील का क्या कराया गया था? निर्माण करवाया गया था। सांबर झील की बात हो रही है। सांबर झील में और लिखिएगा, सर्वाधिक नमक इसी से प्राप्त होता है। और यहां पर सांबर के अंदर कौन कौन सी इकाइयां लगी हुई हैं? केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तरफ से। अब यह प्रश्न नमक उत्पादन के संबंध में सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बड़ा खतरनाक वाला प्रश्न पूछा जाता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 60% भागीदारी है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, इसकी 60% हिस्सेदारी है और ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा के अंदर अभी। और अगला याद रखिएगा, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के साथ साथ आपका सांबर साल्ट लिमिटेड राजस्थान सरकार का है। सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड ये राजस्थान सरकार का है उपक्रम और 40% की हिस्सेदारी रखता है और राज्य सरकार का उपक्रम है। किसका है? राज्य सरकार का उपक्रम। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और एक सांबर साल्ट, दोनों राजस्थान, एक राजस्थान का एक भारत सरकार का। अब अगला देखो, यहां पर केंद्रीय शुष्क का जो काजरी है वो आपका जोधपुर में है और 1959 के अंदर इसकी स्थापना होती है। काजरी की स्थापना 1959 के अंदर और इसका उप केंद्र है वो अलग अलग जगहों पर स्थापित किए गए हैं। हम इसकी बात करें, बड़ा अच्छा प्रश्न है, काजरी के उप केंद्र, काजरी के उप केंद्र अलग अलग जगहों पर स्थापित हुए हैं। इनके बारे में लिखिएगा, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। इसका फुल फॉर्म जरूर आना चाहिए तुम्हें, कमेंट बॉक्स करो। बीकानेर है, जैसलमेर है और इसके साथ साथ आपका पाली है। काजरी का एक और उपकेंद्र आपका भुज और लेह में भी है। भुज गुजरात में है और लेह जो कि आपका लद्दाख के अंदर स्थित है, ये काजरी के उपकेंद्र है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर जो है, शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र, शुष्क क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया? ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। आफरी 1987 का है। आफरी तो 87 का है, ठीक है, आफरी भी है। आफरी एरिड फॉरेस्ट है ना, शुष्क वन अनुसंधान है, वो उस तरह से याद रखना। 1987-88 इसको मानते हैं, एक ही अच्छे से इसको देखना। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य को विकसित किया गया है? खेजड़ली गांव, जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर आपके कृष्ण मृग को, इस अभ्यारण्य को विकसित किया गया, अमृता देवी खेजड़ली। 1994 के अंदर, याद रखिएगा, 1994 के अंदर राजस्थान के अंदर पलाश के वन राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर नहीं पाए जाते? तो दिए गए में जैसलमेर क्षेत्र के अंदर पलाश के पेड़ है वो नहीं पाए जाते हैं। पलाश के पेड़ को तो इतनी बार पढ़ चुके हैं, मजा आ गया। फिर आगे आ जाइए, अब देखो तुम एमएस की रफ्तार, आगे आ जाओ। शीत ऋतु के अंदर राजस्थान में होने वाली जो बारिश है वो आपकी मावट की बारिश है। मावट की बारिश के संबंध में भूमध्य सागर से है ना, इसका उद्गम जो है
उद्गम इसका है वो आपके कहां से होता है, भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं अपन। अगर पाकिस्तान, ईरान, इराक आगे जाए तो उस तरफ मेडिटेरियन सी, अफ्रीका के जस्ट ऊपर की तरफ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, यानी कि सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर 994। राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा रही है, राजस्थान के कौन से जिले में साक्षरता दर ज्यादा रही है, कोटा जिले की साक्षरता लिटरेसी रेट है वो आपकी ज्यादा रही है, 76% रही है। कौन सी नदी राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है, कांतली नदी है वो, कांतली, काकने, रूपनगढ़ सबकी बात की थी हमने, अंतर प्रवाही नदी है वो कांतली। कांतली, सुनारी, गणेश्वर, इसके किनारे हम बात करें तो सुनारी की सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई है। सुनारी की सभ्यता सर गोल्ड की है क्या, ना 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 ना, सुनारी की सभ्यता झुंझुनू के अंदर है और लोह युगीन सभ्यता है, हिस्ट्री कल्चर के अंदर पढ़ते हैं, भूल गया, अरे क्या क्या चाली, सुनारी और फिर गणेश्वर की सभ्यता, ये सभी इसके किनारे विकसित हुई है। ठीक है, तो कांतली नदी खंडेला हिल जो आपकी सीकर के अंदर है, खंडेला सीकर से इसका उद्गम होता है। खंडेला पहाड़ी, ये खंडेला पहाड़ी आपका सीकर, यहां से कांतली नदी का उद्गम है, अंतःप्रवाही नदी है, राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है, कुल लंबाई इसकी 100 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे लंबी अंतःप्रवाही, सर्वाधिक लंबी अंतःप्रवाही नदी है, और अंतःप्रवाही नदी में भी सबसे लंबी ये नदी है, इसकी लंबाई अंतःप्रवाह के अंदर हम बात करें 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये याद रखना, कांतली की सभ्यताएं, उत्पत्ति वगैरह सब कुछ याद रखोगे ना। हाँ जी, चूलिया पर जलप्रपात है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम था, वो जैसलमेर का है, 17 लोग ही 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान का जनघनत्व वगैरह पढ़ चुके हैं। किस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां ये पठारी क्षेत्र के अंदर है। देखो पहाड़ियां जरूर दिया हुआ है, लेकिन दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र होगा, इसका याद रखना। बूंदी की पहाड़ियां है या मुकुंदरा हिल की पहाड़ियां है, ये हाड़ौती के पठारी क्षेत्र के अंदर है। और जो गोलाकार पहाड़ियां और छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर है। देखो गोलाकार और जो छप्पन की पहाड़ियां हैं, गोलाकार एंड छप्पन पहाड़ी, ये आपके कहां है, बाड़मेर के अंदर। ठीक है गुरुजी, तो ठीक है, कुछ और है, घोड़े के नाल जैसी ये हम बात करें तो ये आपके 12 हाड़ौती क्षेत्र के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, अर्ध चंद्राकार है, इसका आकार है वो आपके अर्ध चंद्राकार। कौन सी वाली, इनकी बात कर रहा हूं, मुकुंदरा वाली। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है उत्तरी राजस्थान के अंदर? और इसके बाद अलवर वाला जो क्षेत्र है, तो जलोढ़ मिट्टी की हमने बात की थी, नदियों का जो क्षेत्र है वहां पर आपकी इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी है जो आपकी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी की बात। काली मिट्टी के संबंध में गलत है। देखो चीका प्रदान होती है, चीका प्रदान है, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में, गन्ना चावल वगैरह इन सब की मिट्टी के लिए उपयोगी होती है। देखो नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ये काली मिट्टी की हम बात करें, काली मिट्टी के अंदर ऑप्शन बताओ, बी यहां पर बिल्कुल गलत है कि नाइट्रोजन इसके अंदर उपस्थित नहीं, नाइट्रोजन की कमी होती है, ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ जी, लोहा और ये चूना पत्थर वगैरह इसके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, चूना और कैल्शियम कार्बोनेट। लूणी नदी का उद्गम राजस्थान के कौन से स्थान से है? नाग पहाड़ से है। लूणी के बारे में A to Z चीजें बता दी है। और अपवाह तंत्र में योगदान इसका कितना है? नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, हम अपवाह तंत्र में योगदान इसका 10% है। अपवाह तंत्र में
इसका जो योगदान है लूणी का ओवरऑल नदियों के अंदर, इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 10.40 है। 10.40% लूणी नदी का जो है अन्य नदियों के अफवाह के अंदर जो योगदान है इसका, ये आप लोग याद रखना है। जो है जोजड़ी है वो लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो आपके दाईं ओर से आती है। ठीक है, जोजड़ी एकमात्र दाईं सहायक है। जोजड़ी इसकी एकमात्र दाईं सहायक, एकमात्र राइट हैंड साइड से आकर मिलने वाली हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है। अगला प्रश्न देखो, लूणी के बाद में आगे आ जाइए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है? तो हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है इंदिरा गांधी, जो आपके पेयजल और सिंचाई दोनों के प्रोजेक्ट के तहत ये है। राजस्थान का जो यहां पर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है, इसके दो भाग हैं, शुष्क और अर्धशुष्क, और हमने अर्धशुष्क को बांगड़ कहा है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट, कौन सा एक राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाता है? केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो आपके पर्वतीय वन होंगे। विशेष रूप से हम बात करें तो ये कौन से होंगे? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन होंगे। केवल और केवल माउंट आबू में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है। इन्हें उपोष्ण सदाबहार वन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उपोष्ण सदाबहार वन, उपोष्ण सदाबहार वन भी, ये ठीक है। ये इसके क्या है? अलग अलग उपनाम है। उपोष्ण सदाबहार वन कह सकते हो, इन्हें पर्वतीय वन कह सकते हो। टोटल का 1% है इसके ऊपर। सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो मानसून से प्राप्त होती है, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है वो आप परियोजना राजस्थान के अंदर स्थित नहीं है? तो दामोदर घाटी परियोजना है वो राजस्थान के अंदर स्थित नहीं है। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की परियोजना है। झारखंड वेस्ट बंगाल, दामोदर घाटी झारखंड एंड वेस्ट बंगाल की परियोजना हो जाती है, और भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है ये। इंडिया की फर्स्ट है, इंडिया की फर्स्ट बहुउद्देशीय, इंडिया की फर्स्ट बहुउद्देशीय, हाँ जी, बहुउद्देशीय परियोजना। आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है? इनको जो बांध वगैरह है इनको नेहरू जी ने कहा था 1948 में आपकी दामोदर घाटी परियोजना। पांचना बांध की बात करें तो ये आपका करौली जिले के अंदर स्थित है। मिट्टी का बना हुआ बांध है। पांचना बांध की हमने बात की थी। तो ये आपका पांचना बांध जो है वो आपका जो है, बात करें गंभीर की 5 सहायक नदियों के संगम पर है। लिखिएगा, गंभीर जो नदी है उसके, गंभीर नहीं, गंभीर की 5 सहायक जो ट्रिब्यूटरीज है उनके ऊपर बना हुआ है। उन सहायक ट्रिब्यूटरीज का नाम लिख लीजिएगा एक एक करके। क्या नाम है? जैसे भद्रावती है, बेसावट है, माछी है। भद्रावती है, बेसावट है, माछी है, और इसके साथ साथ आपका अटा और बरखेड़ा, अटा और बरखेड़ा। तो गंभीर की 5 सहायक नदियों पर पांचना, मिट्टी का बना हुआ बांध, तो ये आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब है आपका प्लस से माइनस की ओर। सबसे ज्यादा बी में होगा, बी के बाद में ए होगा, बी के बाद में ए, बी के बाद में एक यहां भी है, यहां पर भी है। उसके बाद में अजमेर होगा या अलवर होगा, ये बताओ। इसके बाद में होगा डी, अलवर होगा, फिर अजमेर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी आंसर इसमें सही हो गया। सी आंसर इसमें राइट है। बाकी तो अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं। अजमेर 305 है और अलवर है 498 है। ठीक है,
भौतिक क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ सीमा है, तो आपका पश्चिमी, आपका अरावली क्षेत्र पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान कहोगे आप इसको, ठीक है। कौन सा जाखम बांध परियोजना से आपका जो पानी सिंचाई जल है वो प्राप्त नहीं करता है? जाखम बांध से चित्तौड़, उदयपुर, बीकानेर। सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, वो अपन को थोड़ा सा इसके संदर्भ में, जाखम के संदर्भ में देखना है कि आपका जाखम जो अनूपपुरा प्रतापगढ़ में बना हुआ है, ठीक है, अनूपपुरा प्रतापगढ़, अनूपपुरा प्रतापगढ़ में ये बना हुआ है, ठीक है, ओके। राजस्थान में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो खंभात की खाड़ी के अंदर आपके जो है दिए गए नदियों में से आपके खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में जो है माही नदी, ये आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगली देखो, कोलायत झील आपके बीकानेर के अंदर है। कोलायत झील के बारे में हम इस झील किनारे थोड़ा सा एक विशेषता बता देता हूं। 52 घाट है यहाँ पर। कितने घाट है? 52 घाट यहाँ पर स्थित है। कपिल मुनि की तपोस्थली है और झील किनारे यहाँ पर दीपदान महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। 52 घाट याद कर लेना। कौन सी नदी राजस्थान में अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? अंतःस्थलीय के अंदर हमने बात की थी, बनास नदी उससे संबंधित नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है ये बनास नदी, जो आपके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी याद रखिए। ओके, काकने की बात करें तो सबसे छोटी नदी है जो कि 27 किलोमीटर लगभग, कांतली, काकनी या काकने, काकनी या इसे कहते हैं काकने। और ये क्या है कि 27 किलोमीटर ही है ना, जैसलमेर की है। कभी बारिश होती है तब बेचारी थोड़ी बहुत चलती है, चल के वहीं पर रुक जाती है। तो सबसे छोटी नदी, राजस्थान की सबसे छोटी नदी, और सबसे छोटी नदी की बात करें तो ये 27 किलोमीटर चलती है बेचारी, ठीक है, 27 किलोमीटर चलती है काकने, काकनी। ओके, बहुत बढ़िया। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ में साझा करता है? तो राजस्थान में नागौर, ये सब अंदरूनी जिले हो गए, और प्रतापगढ़ है वो आपकी सीमा साझा करता है। प्रतापगढ़ है वो किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है, एमपी के साथ में सीमा साझा। कौन सी नदी राजस्थान में है? राजस्थान में कौन सी नदी है? तो आपके तुंगभद्रा, गोदावरी, साबरमती जो है वो राजस्थान के अंदर है, ये याद रखना। हाँ, ओके, साबरमती की बात की, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, अरब सागर की ओर खंभात की। लाल पीली जो मिट्टी है, उस लाल पीली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? लाल पीली मिट्टी है, एक कथन सही है, बाकी सारे खोटे हैं। पश्चिमी राजस्थान में तो आपकी रेतीली मिट्टी है, चूना और नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है लाल पीली मिट्टी के अंदर, ये कथन भी गलत है। और मूंगफली और कपास के लिए होती है, ये कथन गलत है। ये शिस्ट, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के टूटने से, अपरदन से, अपक्षय से बनती है, ये कथन यहां पर सही है। बाकी सारे कथन है वो गलत है। लौह ऑक्साइड की वजह से इसका लाल रंग होता है, और इसके संबंध में हमने बात की थी। ग्रेनाइट और शिस्ट, इन चट्टानों की वजह से इसका निर्माण होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी? साक्षरता के बारे में तो लफड़ा लेना ही नहीं है, आगे बढ़ो। किस वर्ष की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? कौन से साल? ये बढ़िया क्वेश्चन था, जो आपके कौन से साल में साक्षरता जो है आपके लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि होती है? 921 था पहले, 921 से क्या हो गया? 928 हो गया। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये 2000 में था, 2001 में था, और ये 2011 के अंदर था। तो इस प्रकार आप कहोगे कि जो सेक्स रेशियो के अंदर 7 की अंकों की वृद्धि होती है, कितनी होती है? 7 अंकों की वृद्धि होती है लिंगानुपात के अंदर।
निम्नलिखित कथनों के संबंध में आपका कौन सा कथन राजस्थान के सालर पेड़ों के संबंध में सत्य है वो बताइएगा। सालर पेड़ों के संबंध सालर पेड़ों के संबंध में सत्य कथन है, केवल मैदानों में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, थोड़ा बचो। इसकी लकड़ियों का उपयोग है वो पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है, ये कथन सही है। जैसलमेर में नहीं है और चीड़ इन वनों का प्रमुख वृक्ष नहीं है, तो पैकिंग उपयोग में, और इसका उपयोग है पैकिंग, माचिस और गोंद निर्माण में। पैकिंग, माचिस और गोंद निर्माण में, ये हमें याद रखना है। यहां पर लकड़ी का प्रयोग है वो आपके पैकिंग बॉक्स बनाने के अंदर आपके सालर के वनों की बात की है, अच्छे से पढ़ चुके पहले। राजस्थान के अंदर आपका रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत अच्छे से पढ़ा, धौलपुर के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है तो वो मरुस्थलीय मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी है। कौन सी झील राजस्थान के अंदर स्थित है? चलो आगे देखो। मरुस्थल महोत्सव, जो मरुस्थल महोत्सव हर साल आपके कहां पर आयोजित किया जाता है? मरुस्थल महोत्सव है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मरु महोत्सव या मरुस्थल महोत्सव एक ही बात है, बताओ कमेंट बॉक्स में कब आयोजित किया जाता है, कौन से महीने में आयोजित किया जाता है। वैसे मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं, महोत्सव देख लेना अच्छे से। शॉर्ट्स यूं जाना, एक देखने के बाद 10-20 एक साथ ही देख लेना, मजा नहीं आ जाए तो कह देना। ये आपके जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव या मरुस्थल महोत्सव। कौन सा शहर हर साल ऊंट महोत्सव आयोजित करता है? तो बीकानेर के अंदर आपका ऊंट महोत्सव प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है ना, जनवरी के अंदर, जनवरी में प्रतिवर्ष ऊंट महोत्सव आयोजित होता है। ठीक है, अगला देखिएगा। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जो मैदानी क्षेत्र है, विशेष रूप से जो आपका उत्तरी पूर्वी भाग है वहां पर, है ना, जलोढ़ मिट्टी है वो आपके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखो। गग्गर का मैदान राजस्थान के कौन से भौगोलिक क्षेत्र का एक उप क्षेत्र है? 4 उप क्षेत्र बताए थे। पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र का जो शुष्क अर्ध शुष्क भाग है, उस अर्ध शुष्क भाग का, मरुस्थल के 2 भाग हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क के भी 4 हैं। उत्तर से स्टार्ट करते हैं गग्गर शेखावाटी, और उसके बाद में गग्गर शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन उसी का ही भाग है, याद करिएगा। किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान के अंदर कौन से प्रकार की मिट्टी है? तो मरुस्थलीय मिट्टी का प्रसार है वो आपके सबसे अधिक भूभाग में होता है, और राजस्थान में 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर ये आपको 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। मरुस्थलीय क्षेत्र सही तो है, यहां पर बिल्कुल सही तो है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट 25 सेंटीमीटर। रेतीली मिट्टी के प्रकार के बारे में बात करें, इसके 3 प्रकार हैं। इसके 3 प्रकार हैं रेतीली मिट्टी के, हम प्रकारों की बात कर लेते हैं। लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल, भूरी और भूरी मृदा। तो लाल रेतीली, भूरी, और इसके अलावा भूरी रेतीली है और भूरी मिट्टी, भूरी रेतीली और लाल मिट्टी। राजस्थान की जो सीमा है वो आपका रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगस्त 1947 में, अगस्त 1947 में इसका निर्धारण होता है। अगस्त 1947 के अंदर इसका क्या होता है? निर्धारण है। एक कृत्रिम रेखा है, ठीक है, अध्यारोपित रेखा है। इसके बंद याद करें, लगभग 32.32% पाकिस्तान के जो साथ सीमा है उसका राजस्थान के अंदर स्थित है। पाकिस्तानी सीमा राजस्थान से लगती है। टोटल 3033 है, उसमें से आपकी 1/3 वो राजस्थान से लगती है, जो हमने बात की है उसके संदर्भ में। ठीक है, 1070 किलोमीटर जो है वो आपके
1/3 होता है। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिएगा।